ये है नीदरलैंड्स, दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक। तो इतने छोटे देश में इतनी ताकत कहां से आई कि उसने अर्ली अमेरिका को शेप किया, और अमेरिका उससे डरता क्यों था? ये समझने के लिए हमें जाना होगा 400 साल पीछे, जब नीदरलैंड्स एक सुपर पावर बन गया था। ओके, तो 1602 में नीदरलैंड्स ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में क्रेजी लगता है। ये मैप देखो, ये सारी लाइंस जो दुनिया भर में फैली हैं, ये है डच एम्पायर। उस जमाने में ग्लोबल ट्रेड पर उन्हीं का कब्जा था। इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, वो हर जगह थे। और भी क्रेजी ये था कि उन्होंने ये एक कंपनी से किया, किसी गवर्नमेंट से नहीं। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसकी अपनी आर्मी थी, अपने वॉरशिप्स थे, और वो वॉर्स भी शुरू कर सकती थी। इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसने नेदरलैंड्स को इतना ताकतवर बना दिया कि ब्रिटेन और अर्ली अमेरिका उससे कांपते थे। डच के पास ब्रिटिश नेवी से भी ज्यादा शिप्स थे, ज्यादा पैसा था, और वो उसे इस्तेमाल करने से डरते भी नहीं थे। बाकी सारे देश ट्रेड के लिए एक एक शिप भेजते थे और दुआ करते थे कि डूबे नहीं, और डच एक साथ 200 शिप्स भेजते थे। रुको, इस साल हम कितने शिप्स भेज रहे हैं? 200। 200? स्पेन 5 साल में भी इतनी नहीं भेजता। स्मार्ट है ना? वो एक शिप भेजकर दुआएं करते हैं, हम इतनी भेजते हैं कि कुछ डूब भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पायरेट्स? हा, हमारी शिप्स पर ज्यादातर देशों की पूरी नेवी से ज्यादा कैनन्स हैं। पायरेट्स हमें देखकर भाग जाते हैं। हम सिर्फ अब सामान नहीं बेच रहे, है ना? नहीं, अब हम एक एम्पायर हैं बेबी। 1650 तक डच शिप्स हर जगह थी। इंडोनेशिया से लेकर स्पाइस ट्रेड पर कब्जा, इंडिया में ट्रेडिंग पोस्ट पर, साउथ अफ्रीका और कैरेबियन में कॉलोनीज। और जानते हो उनका सीक्रेट वेपन क्या था? तुम सोच भी नहीं सकते। गन्स नहीं, ज्यादा शिप्स भी नहीं, वो था लोगों के साथ अच्छा बर्ताव। क्रेजी है ना? जब बाकी देश जूइश लोगों को निकाल रहे थे और अलग धर्म मानने वालों को सता रहे थे, एम्स्टर्डम ने कहा, आ जाओ, सबका स्वागत है। जूइश रिफ्यूजीज आए और बैंकिंग स्किल्स लाए। फ्रेंच लोग आए, क्राफ्टिंग स्किल्स लाए। जर्मन्स आए तो ट्रेड कनेक्शंस लाए। सब कुछ ना कुछ लेकर आए, और एम्स्टर्डम रातों रात यूरोप का सबसे अमीर शहर बन गया। फिर 1667 में डच ने कुछ ऐसा किया जो आज भी फेक लगता है। उन्होंने अपने वॉरशिप्स सीधे इंग्लैंड के घर में टेम्स रिवर तक घुसा दिए। इंग्लैंड की बेस्ट शिप्स तबाह कर दी, यहां तक कि एक शिप चुरा ली और उसे घर ले गए, लाइक अ बॉस। लेकिन डच यहां पर नहीं रुके। वो कुछ ऐसा इन्वेंट करने वाले थे जो वॉरशिप से भी ज्यादा ताकतवर होने वाला था। ओके, तो 1664 में डच मर्चेंट्स ने मैनहट्टन आइलैंड खरीदा लेनापे लोगों से, कुछ कपड़े, मोती और टूल्स के बदले में। और आज उसी जमीन की कीमत है $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। शायद ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील थी, और यहां डच बाकी सबसे अलग थे। स्पेनिश कॉलोनिस्ट ने नेटिव लोगों को गुलाम बनाया, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने उन्हें धकेला और जमीन छीन ली। लेकिन डच सबके साथ अच्छे थे, उन्हें बस ट्रेड करना था ताकि सब मिलकर पैसे कमाएं। लड़ना क्यों, जब दोस्ती करके अमीर बन सकते हो। एक बंदा पीटर मिनट कॉलोनी चलाता था, और उसे खुद भी रूल्स पर हैरानी होती है। मतलब वो वैसे नहीं थे, वो क्या कहते हैं, रिलीजियस थे। मतलब उन्हें लोगों के रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अलग अलग कल्चर्स को लॉ से प्रोटेक्शन मिली हुई थी। मतलब हम सबको अपने तरीके से पूजा करने दे रहे हैं। हाँ, जियो, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, जो भी ट्रेड करना चाहे। लेकिन उत्तर की कॉलोनीज में तो अलग धर्म मानने वालों को फांसी दे रहे हैं। और उनकी इकोनॉमी कैसी है? बहुत बुरी एक्चुअली। एग्जैक्टली, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव बिजनेस के लिए अच्छा है। बाकी कॉलोनीज हमें पागल कहेंगी। क्या कहा? इतने पैसों की आवाज में एक्चुअली सुनाई नहीं दिया। 1640 तक न्यू एम्स्टर्डम, उस वक्त न्यूयॉर्क का यही नाम था, दुनिया की सबसे कमाल की जगह थी। यहाँ की गलियों में 18 अलग अलग भाषाएं बोली जाती थीं। ब्लैक लोग, कुछ गुलाम कुछ आजाद, वहाँ रहते और काम करते थे। जूइश मर्चेंट्स के बगल में जर्मन क्राफ्ट्समैन, उनके बगल में डच सेलर्स। बाकी यूरोपियन कॉलोनीज रिलीजन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, सब एक जैसे होने चाहिए। लेकिन न्यू एम्स्टर्डम पूरा केओस था, और ये सही चल रहा था।
शहर की गलियां नेचुरल वाटरवेज के साथ बनी थी, बिल्कुल नेदरलैंड्स जैसी। उन्होंने कनाल्स बनाए, एक ट्रेडिंग स्पॉट बनाया जो बाद में वॉल स्ट्रीट बना, और क्योंकि नेटिव अमेरिकन के साथ दुश्मन की तरह नहीं बिजनेस पार्टनर्स की तरह बर्ताव किया, तो उन पर किसी ने एरोज नहीं चलाए, जैसे वाइल्ड वेस्ट में हुआ। डच ने उनकी भाषाएं सीखी, फेयर डील्स किए, यूरोपियन सामान के बदले बीवर फर्स के सामान ट्रेड किए। जब बाकी कॉलोनीज लगातार वॉर्स लड़ रही थीं, न्यू एम्स्टर्डम टीम वर्क से अमीर हो रहा था। फिर 1664 में ब्रिटिश वॉरशिप्स आए और बोले ये अब हमारा है। डच कॉलोनिस्ट ने चारों तरफ देखा, वो कम थे, नीदरलैंड से मदद नहीं आ सकती थी, तो बस उन्होंने दे दिया बिना लड़े। ब्रिटिश ने इसका नाम रखा न्यूयॉर्क, लेकिन डच ने जो शहर बनाया वो उसे नहीं बदल सके। वो टॉलरेंस, वो डाइवर्सिटी, वो पैसे कमाओ वाला एटीट्यूड, वो शहर में हमेशा के लिए बस गया था। उधर एम्स्टर्डम में डच बैंकर्स कुछ ऐसा इन्वेंट कर रहे थे जो दुनिया बदलने वाला था। ओके, तो ये अगला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा वाइल्ड भी। 1602 में एम्स्टर्डम ने स्टॉक मार्केट इन्वेंट किया। ये जीनियस था और पहले कभी नहीं हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 65 लाख गिल्डर्स जमा किए, आज के हिसाब से अरबों रुपए। अचानक से आम लोग भी, सिर्फ राजा ही नहीं, अमीर हो सकते थे। रुको, तुम्हें शिप बनाने के लिए पैसे चाहिए? हाँ, शिप्स महंगी होती हैं, लेकिन तुम मुझे अभी कुछ पैसे दो और जब मैं स्पाइसेस बेचूंगा तो ज्यादा पैसे वापस दूंगा। मतलब मैं बस पैसे दूं और उम्मीद रखूं कि तुम वापस आओगे? एग्जैक्टली। ऐसे सोचो कि तुम 5 गिल्डर्स दोगे, मैं स्पाइसेस लाऊंगा, बड़ा प्रॉफिट होगा और तुम्हें 7 गिल्डर्स वापस। मतलब बिना कुछ किए मैं पैसे कमाऊंगा? अब समझे, वेलकम टू कैपिटलिज्म बडी। और एम्स्टर्डम के बैंकर्स को यह समझ में आ गया था कि पैसा आर्मी से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि आर्मी को पैसा चाहिए। सोल्जर्स फ्री में काम नहीं करते, कैनन्स में पैसे लगते हैं, शिप्स में पैसे लगते हैं, तो पैसे पर कंट्रोल मतलब सब पर कंट्रोल। एम्स्टर्डम बेसिकली यूरोप का बैंक बन गया था। ये देखो, जब इंग्लैंड को वॉर्स के लिए पैसे चाहिए थे, एम्स्टर्डम से उधार लेता। जब फ्रांस के पैसे खत्म होते, डच बैंक से लोन मिलता। इस मैप पर हर बड़ी ताकत डच की कर्जदार थी। डच बन गए थे यूरोप के बैंकर्स। इंग्लैंड को स्पेन से वॉर लड़ने के लिए 20 लाख गिल्डर्स चाहिए। बढ़िया, इंटरेस्ट लगाएंगे, मोटा प्रॉफिट होगा। एग्जैक्टली, स्पाइस ट्रेडिंग से बढ़िया है। शिप्स डूबने और पायरेट्स की भी टेंशन नहीं। और अगर वो वॉर हार गए? हमारी प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो उन्हें वापस देने ही होंगे। मतलब हमारा इंग्लैंड पर थोड़ा सा कब्जा है। हाँ, लेकिन उन्हें मत बताना। 1700 तक एम्स्टर्डम का यूरोप के पैसों पर पूरा कंट्रोल था। एम्स्टर्डम को नाराज करो और लोन्स बंद, और बिना पैसों के कुछ नहीं होता। इंग्लैंड ने यह मुश्किल तरीके से सीखा। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होने के बावजूद उसे चलाने के लिए डच पैसे चाहिए थे। अगर एम्स्टर्डम ने कह दिया नो मोर लोन्स, तो इंग्लैंड बड़ी मुसीबत में होता। फिर 1770 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंग्लैंड को सच में गुस्सा दिला दिया। कुछ बागी अमेरिकन कॉलोनिस्ट ने आजादी मांगनी शुरू की और चालाक डच को एक और मौका दिखा पैसे कमाने का। ब्रिटेन अमेरिकन कॉलोनिस्ट से लड़ रहा था जो कि आजादी चाहते थे। हाँ, ये सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो ये था कि डच अमेरिका की मदद कर रहे थे बड़े लेवल पर। डच मर्चेंट्स जॉर्ज वॉशिंगटन की आर्मी को चुपचाप वेपन्स पहुंचा रहे थे और अमेरिका को ढेर सारे पैसे भी दे रहे थे। ब्रिटेन ने इसे कहा ट्रीजन, डच ने कहा गुड बिजनेस। डच की मदद के बिना अमेरिकन रेवोल्यूशन 6 महीने में ही खत्म हो जाना था। 1776 में अमेरिकन कॉलोनिस्ट्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और डच वेपन सेलर्स तुरंत काम पर लग गए। गन पाउडर से भरी शिप्स एम्स्टर्डम से कैरेबियन के डच आइलैंड्स तक पहुंची। वहां से छोटी बोट्स ने वेपन्स अमेरिकन रेबल्स तक स्मगल किए। ब्रिटिशर्स सब जानते थे कि क्या चल रहा है, लेकिन रोक नहीं सकते थे। डच नेवी अभी भी बहुत ताकतवर थी। अगर डच शिप्स पर हमला किया तो एक और वॉर। योर मैजेस्टी, डच रेबल्स को वेपन्स दे रहे हैं। क्या हम उनकी शिप्स डुबो सकते हैं? उनकी नेवी हमारी आधी फ्लीट को तबाह कर देगी। तो उनके पोर्ट्स ब्लॉकेट करो। उनके पास हमसे ज्यादा पोर्ट्स हैं सर। ठीक है, उनके पैसे जब्त करो। नहीं कर सकते, हम खुद उनके कर्जदार हैं। अगर उन्होंने अभी पैसे मांगे तो इंग्लैंड बैंकरप्ट हो जाएगा।
तो क्या हम बैठकर अपना एम्पायर तबाह होता हुआ देखें? हाँ, अगर आप एक साथ 2 वॉर्स नहीं लड़ना चाहते तो। हाँ, मुझे डच से नफरत है। 1780 तक डच ने अमेरिका को इतना पैसा उधार दिया था कि लाखों मस्केट्स, हजारों कैनन्स और आर्मी की हर जरूरत पूरी हो गई थी। फिर एक अमेरिकन शिप एक छोटे से कैरेबियन आइलैंड सेंट यूस्टासियस की हार्बर में आई, अपना नया स्टार्स एंड स्ट्राइप्स फ्लैग दिखाते हुए, और डच फोर्ट ने कैनन सैल्यूट फायर किया हेलो कहने के लिए। ये बहुत बड़ी बात थी। पहली बार किसी फॉरेन कंट्री ने अमेरिका को एक रियल नेशन माना था। ब्रिटेन इतना गुस्सा हुआ कि डच के साथ एक नई वॉर शुरू कर दी, फोर्थ एंग्लो डच वॉर, बस अमेरिका को पैसे देने से रोकने के लिए। उन्होंने डच शिप्स पर हमला किया, कैरेबियन आइलैंड्स छीने, एम्स्टर्डम के बैंक्स को बैंकरप्ट करने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी और नुकसान हो चुका था। अमेरिका के पास जीतने के लिए काफी वेपन्स और पैसे थे, और डच और अमेरिकन दोनों से एक साथ लड़ते ब्रिटेन बहुत कमजोर पड़ गया और 1784 तक ब्रिटेन हार चुका था। अमेरिकन लीडर्स ने आजादी ले ली थी और अब एक बिल्कुल नया देश बनना था। और क्योंकि नीदरलैंड्स इतना फियरलेस और पावरफुल था, उन्होंने अमेरिका का फाइनेंशियल सिस्टम एम्स्टर्डम जैसा बनाने का फैसला किया। तो अमेरिका के फाउंडिंग फादर अलेक्जेंडर हैमिल्टन एम्स्टर्डम गए। स्टॉक एक्सचेंज में घूमते हुए ये पूछते रहे कि ये सब कैसे काम करता है। वेट, तो तुम्हारा पैसा खुद बढ़ता रहता है? हाँ, हम गोल्ड को किसी वॉल्ट में नहीं रखते जैसे किंग्स करते हैं। हम उसे काम पर लगाते हैं, लोन्स देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा और पैसा बनाता है। और ये कोई भी कर सकता है, सिर्फ अमीर नहीं। थोड़े पैसे वाले किसान का उतना ही चांस है जितना किसी प्रिंस का। लेकिन यूरोप में ये काम नहीं करेगा। वहां टाइटल्स और रॉयल ब्लड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एम्स्टर्डम अमीर हुआ और बाकी देश गरीब रहे। अमेरिका को भी यही चाहिए। हमारे पास किंग्स नहीं है जो रोकें। तो तुम हम सबसे ज्यादा पावरफुल बनोगे। हम ओल्ड वर्ल्ड थिंकिंग में फंसे हैं, तुम नहीं। 1800 तक न्यूयॉर्क बहुत डच लगता था। गलियां अभी भी उन्हीं पुराने डच कैनल पैटर्न्स पर थीं। वॉल स्ट्रीट वहीं बना था जहां डच मर्चेंट्स ट्रेड करते थे। ट्रिनिटी चर्च वहीं खड़ी थी जहां डच मिनिस्टर्स सर्मन्स देते थे। यहां तक कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ने 200 साल पहले लिखे एक डच डॉक्यूमेंट से आइडियाज लिए। थॉमस जेफरसन और एक और फाउंडिंग फादर ने इसे लिखने से पहले डच पॉलिटिकल आइडियाज पढ़े थे। और डच का असर न्यूयॉर्क पर ही नहीं रुका। 1847 में डच सेटलर्स के एक ग्रुप ने मिशिगन में एक टाउन बनाया और नाम रखा हॉलैंड। आज भी वहां जाओ तो लगता है कि नेदरलैंड्स में हो। विंड मिल्स, ट्यूलिप फेस्टिवल्स, डच आर्किटेक्चर हर जगह। जैसे एक छोटा सा एम्स्टर्डम मिडवेस्ट में आकर बस गया। 1850 तक अमेरिका की इकोनॉमी नेदरलैंड से भी बड़ी हो चुकी थी और 1900 तक वॉल स्ट्रीट के पास उससे ज्यादा पैसा था जितना एम्स्टर्डम ने सोचा नहीं था। उस छोटे से देश ने, जिससे ब्रिटेन और अर्ली अमेरिका कांपते थे, एक जाइंट बना दिया था। क्रेजी है ना? लेकिन जानते हो इससे भी ज्यादा वाइल्ड क्या है? नॉर्थ कोरिया। वहां हर परिवार को हर एक साल 1 टन इंसानी मल इकट्ठा करना पड़ता है लॉ के मुताबिक। नॉर्थ कोरिया की क्रेजी हिस्ट्री जानने के लिए अभी यहां क्लिक करो।